कभी कोई कविता पढ़कर ऐसा हुआ है कि रोंगटे खड़े हो गए हों या अचानक से चेहरे पर एक मुस्कान आ गई हो? ये एक जादू जैसा लगता है ना। आज हम इसी जादू के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। हम बात करेंगे हिंदी कविता के उन 3 बेसिक टूल्स की, रस, छंद और अलंकार, जो मामूली शब्दों को एक आर्ट पीस में बदल देते हैं। और चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर से। एक ऐसा नंबर जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत मायने रखता है और शायद थोड़ा डराता भी हो। वो नंबर है 6। जी हाँ, हिंदी के एग्जाम्स में ये तीनों टॉपिक्स मिलकर अक्सर 6 नंबर पक्के कराते हैं। और मैं जानता हूँ पहली बार में ये सुनने में बड़े भारी भरकम लगते हैं, पर यकीन मानिए ये उतने मुश्किल हैं नहीं। चलिए आज इन्हें एकदम आसान बनाते हैं। तो चलिए हमारे पोएट्री टूल किट का पहला औजार निकालते हैं, और ये सबसे ज़रूरी है। ये है रस। अब रस को किसी फॉर्मूले की तरह मत सोचिए, इसे कविता की आत्मा समझिए। वो फीलिंग, वो इमोशन जो कविता को जिंदा कर देता है। मजे की बात यह है कि किसी भी रस को डिफाइन करने की एक मास्टर की है, एक ऐसा फॉर्मूला जो हमेशा काम करता है। आपको बस 2 खाली जगहें भरनी है, एक में स्थायी भाव का नाम और दूसरी में रस का नाम। जैसे मान लीजिए स्थायी भाव है रति यानी प्रेम, तो परिभाषा बनेगी जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। देखा कितना सिंपल है। तो यहां देखिए, हर भावना का उसके मूल से कितना गहरा कनेक्शन है। हर रस, समझ लीजिए, एक फूल है और उसका स्थायी भाव वो बीज है जिससे वो उगता है। श्रृंगार रस का बीज है रति यानी प्यार, वीर रस का बीज है उत्साह, करुण रस शोक से पैदा होता है। ये कनेक्शन सीधा और बहुत पावरफुल है। तो अगर रस कविता की आत्मा है, तो हमारा अगला टूल अलंकार उसका श्रृंगार है। ये वो गहने हैं, वो सजावट है, तो शब्दों को और खूबसूरत और असरदार बना देती है। अच्छा, अलंकारों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ होता है? ज्यादातर लोगों को उपमा और रूपक के बीच का फर्क समझने में थोड़ी मुश्किल होती है ना? चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। देखिए, फर्क बस इतना सा है। उपमा में तुलना होती है, सा, जैसा, समान जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, यहां चेहरे की तुलना चांद से हो रही है। लेकिन रूपक इससे एक कदम आगे है। वो तुलना नहीं करता, वो सीधा एक कर देता है। वो कहता है मुख चंद्र, मतलब चेहरा चांद जैसा नहीं है, चेहरा ही चांद है। फर्क खत्म। अब जरा इस लाइन को सुनिए, तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। त की आवाज पर ध्यान दिया? ये जो एक ही अक्षर बार बार आता है ना, यही तो है अनुप्रास अलंकार। और यह सिर्फ एक खेल नहीं है, इससे एक रिदम बनती है, एक म्यूजिक पैदा होता है जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। एक और जोड़ी है जो अक्सर कंफ्यूज करती है, संदेह और भ्रांतिमान। इसको एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए अंधेरे में एक रस्सी पड़ी है। संदेह अलंकार में कंफ्यूजन बना रहता है, ये रस्सी है या सांप है, रस्सी है कि सांप। डाउट आखिर तक बना रहता है। लेकिन भ्रांतिमान में क्या होता है? दिमाग गलती से उसे सांप मान लेता है और उस पर एक्शन भी ले लेता है। मतलब इंसान उसे सांप समझकर डर के मारे भाग जाता है। तो भ्रांतिमान में एक गलत एक्शन हो जाता है। तो हमारे पास कविता की आत्मा यानी रस आ गया, उसकी सुंदरता यानी अलंकार भी आ गया। अब क्या चाहिए? अब चाहिए वो ढांचा, वो स्केलेटन जिस पर यह सब टिकेगा। और ये काम करता है हमारा तीसरा टूल, छंद। छंद ही कविता को उसकी लय और मीटर देता है। चलिए सबसे कॉमन छंद दोहा को देखते हैं। अब ये नंबर देखकर घबराना नहीं है, ये बहुत सिंपल है। इसे एक म्यूजिकल बीट की तरह सोचिए। पहली और तीसरी लाइन में 13 बीट्स हैं और दूसरी और चौथी लाइन में 11 बीट्स। बस 13-11, 13-11। यही पैटर्न दोहे को उसकी खास पहचान देता है। तो फिर सोरठा क्या है? अरे ये तो और भी आसान है। बस दोहे को उल्टा कर दीजिए। समझ लीजिए ये दोहे की मिरर इमेज है। जहां दोहे में 13-11 का पैटर्न था, सोरठा में 11-13 का हो जाता है। पहली और तीसरी लाइन में 11 मात्राएं, दूसरी और चौथी में 13। बस पैटर्न बदला और एक बिल्कुल नया रिदम तैयार। तो अब हमारे पास तीनों औजार हैं। हमने इन्हें अलग अलग देख लिया, परख लिया। तो अब सवाल ये है कि जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो एक मास्टरपीस कैसे बनता है? इसे ऐसे समझिए जैसे कोई इमारत बन रही हो। छंद उस इमारत का ढांचा है, उसका स्केलेटन जो उसे खड़ा रखता है।
अलंकार उस इमारत पर की गई खूबसूरत नक्काशी और पेंटिंग है। और रस रस उस इमारत के अंदर की वो भावना है जिसके लिए वो बनाई गई है, वो प्रार्थना, वो शांति, उसकी आत्मा। तो अगली बार जब कोई कविता पढ़ें तो उसे सिर्फ शब्दों की तरह मत देखें, उसके छंद के रिदम को महसूस कीजिए, उसके अलंकारों की खूबसूरती को देखिए और सबसे जरूरी उसके रस में, उसकी आत्मा में डूबने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अब किसी कविता को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे सही मायनों में सराहने के लिए भी टूलकिट मौजूद है। अब देखना यह है कि अगली कविता में कौन से नए राज खुलते हैं।